नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है अलवर से, जहां बजाज एजेंसी में फायरिंग हुई है। एजेंसी मालिक को बदमाशों ने गोली मार दी। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। 2 लोगों को एक गोली लगी है अस्पताल में, जिन्हें भर्ती करवा दिया गया है। शाहजहांपुर दिल्ली जयपुर हाईवे के पास की ये घटना, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अलवर में बजाज एजेंसी में फायरिंग, मालिक को बदमाशों ने मारी गोली। 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। राजेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र, क्या मामला पूरा? जी, ये अलवर जिले में बदमाशों का आतंक फिर एक बार देखने को मिला है। जिले के जो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे है, शाहजहांपुर में दिन दहाड़े बजाज एजेंसी के शोरूम में बदमाश घुसे और बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई। और इस फायरिंग में जो शोरूम के संचालक अरविंद है, उसके पेट में गोली लगी है, जबकि दूसरा जो कर्मचारी है संदीप, उसके भी पैर में गोली लगी है। सूचना के बाद बहरोड से विधायक बलजीत यादव और आईजी उमेश चंद दत्ता मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस की जो टीम है वो बनाई गई है। और आईजी उमेश चंद दत्ता का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं और जल्द ही जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की ये घटना हुई है उससे कहीं न कहीं लगता है कि कुछ दिनों से भिवाड़ी एरिया जो शांत दिखाई दे रहा था, वो खामोशी अब बदमाशों की वापस एक टूटी है। राज बदमाशों ने फायरिंग की है। तो अलवर में इस तरीके की कई बार चीजें सामने आई हैं कि बदमाश कुछ समय के लिए एक साथ चुप बैठ जाते हैं और उसके बाद बराबर वारदात कर्मों को अंजाम देते हैं। तो कहीं अलवर में फिर एक बार जिस तरीके से दहशत का माहौल वहां देखने को मिला था, फायरिंग करके बदमाश आए और फायरिंग करके भाग गए। अभी पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है कि कितने बदमाश आए थे और उन्होंने फायरिंग की। आसपास सीसीटीवी फुटेज हैं, उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। अलवर की पुलिस की कार्यशैली तो वैसे भी जग जाहिर है राजेंद्र, फेमस है, प्रसिद्ध है पूरे देश में अलवर की पुलिस तो अपनी कार्यशैली को लेकर। अब इस मामले में लगता है कुछ कार्रवाई आगे बढ़ेगी इन लोगों की। बातचीत, जांच कहाँ तक पहुंची इनकी? कुछ सुराग मिल पाया बदमाशों का? जी, बदमाशों का अभी तक पुलिस इस बारे में पूरा कुछ बताया। स्थानीय पुलिस कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आईजी उमेश चंद दत्ता खुद मौके पे पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि ये घटना हुई है। इस घटना को ट्रेस करने के लिए पुलिस की जो टीमें हैं उन्होंने खुद मोर्चा संभाला है यहाँ आकर के। और भिवाड़ी के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की गई है। पुलिस के जो समीपवर्ती जिले हैं वहां बातचीत की गई है। अलवर जिले में नाकाबंदी कराई गई है। लेकिन अलवर की नाकाबंदी तो पपला कांड में देखने को मिली थी, जब पपला कांड पुलिस थाने में फायरिंग करके फरार हो जाता है और किस तरीके से पुलिस की एक के बाद एक नाकाबंदी को तोड़ करके फरार हुआ था। तो कहीं न कहीं अलवर की पुलिस इस तरीके के मामलों में कहीं न कहीं इनकी जो पुलिसकर्मी है वो सवालों के घेरे में रहती है। जी चलिए, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। खबर धौलपुर से है। धौलपुर में एक भांजे ने अपने मामा को ही गोली मार दी। फायरिंग में मामा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस घायल को अस्पताल में पुलिस ने भर्ती करवाया है। गंभीर हालत में मामा को रेफर किया गया है। बाड़ी डांग बसई थाना इलाके के कुदिन्ना गांव की घटना है। पंजाब के पटियाला में हिंसक झड़प हुई है। जुलूस निकालने पर विवाद के बाद यहां तनाव हो गया। कुछ लोगों पर तलवार लहराने का भी आरोप है। झड़प के दौरान पथराव का भी आरोप। पटियाला में 2 समुदायों के बीच तनाव। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल अब तैनात है। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। इस झगड़े को रोकने के लिए, इस तनाव को रोकने के लिए, विवाद को रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। झड़प के दौरान पथराव का भी आरोप है। 2 समुदायों के बीच तनाव। पंजाब के पटियाला से बड़ी खबर, हिंसक झड़प। ये तस्वीरें देखिए, कुछ लोगों ने तलवार भी लहराई। यहां पर झड़प के दौरान पथराव भी किया गया। बड़ी खबर। पंजाब के पटियाला में हिंसक झड़प, पथराव किया गया, तलवारें लहराई गई। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी इन्हें रोकने के लिए। 2 समुदायों के बीच अब तनाव का माहौल है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
तस्वीरें उस वक्त की जब दो समुदायों में झड़प हो गई। जुलूस बताया जा रहा है, जुलूस निकालने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद यहां तनाव पसर गया है। अब पंजाब के पटियाला में जुलूस निकाल रहा था एक समुदाय, लेकिन दूसरे समुदाय ने इसका विरोध किया और फिर कुछ लोगों ने तलवारें लहराई, पथराव किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पंजाब के पटियाला से बड़ी खबर है इस वक्त की, पुलिस ने हवाई फायरिंग भी, इन्हें रोकने के लिए हवाई फायरिंग भी पुलिस को करनी पड़ी, बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, हाथों में बैनर लिए ये जुलूस निकाल रहे थे कुछ लोग, तभी दूसरे समुदाय से इनका विवाद हुआ और पथराव भी किया गया। पुलिस बल तैनात किया गया है। अब बड़ी संख्या में पुलिस यहां पर तैनात है और आरोप कुछ लोगों पर यह भी है कि उन्होंने वहां पर तलवारें भी लहराई, पथराव किया गया। पुलिस को इन्हें रोकने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी, बल प्रयोग करना पड़ा। पटियाला से सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, पूरा मामला क्या है, ये क्यों झड़प हुई? जी सुमित, मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले जो हिंदू संगठन है, उनके जो शिवसेना हिंदुस्तान के नेता हैं हरीश सिंगला, उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि वो 29 अप्रैल को आज के दिन खालिस्तान के विरोध में एक रोष मार्च निकालेंगे और उसमें उन्होंने पंजाब के सभी हिंदुओं को शामिल होने की अपील की थी। तो जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया या दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके जरिए सिख समुदाय के पास पहुंचा, तो जो सिख जैसे उनके जो नेता हैं, कारकुन है, वो आज पटियाला में जुटे और उन्होंने कहा कि हम जो ये रोष मार्च खालिस्तान के खिलाफ निकलने वाला है, ये हम नहीं होने देंगे। उसके बाद जो ये सिख जथेबंदियां थी, वो पटियाला के श्री काली माता मंदिर के पास पहुंची, जहां पर उनके ऊपर दूसरे जो समुदाय था उनके साथ उनकी कहा सुनी हुई और माहौल गर्मा गया और एक दूसरे के ऊपर इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस के ऊपर भी पत्थर फेंके गए। जब ये पथराव हुआ तो पुलिस ने इन दोनों, हम लोग कह सकते कि दोनों समुदाय के लोगों को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। और अब सुमित, मैं बता दूं कि जो माहौल है पूरी तरह शांत है, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और जो सिख समुदाय जो या सिख जथेबंदियों के लोग थे वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन एक सुखद बात यह है कि उन्होंने ये अच्छी बात कही कि हम लोग हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए यहाँ नहीं आए थे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ संगठन पंजाब का माहौल खराब करने के लिए ऐसे खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने की बात ना करें, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जो हिंदू संगठन है, उनके नेता हरीश सिंगला हैं या हितेश भारद्वाज हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हिंदुओं को अगर ऐसा रोष मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो हिंदू समुदाय में हमारे में भी ये मन में ये बात जाएगी कहीं ना कहीं कि हमारे साथ जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर सुमित, देखा जाए तो जो माहौल है शांत हो गया है, दोनों जो समुदाय हैं उनके लोग यहाँ से चले गए हैं। और एक अच्छी बात यह है कि श्री काली माता मंदिर, जहाँ ये जिसके आगे ये पूरा माहौल गर्मा गया था, पत्थरबाजी हुई थी, वहाँ भी माहौल शांत है और जो श्रद्धालु हैं वो भी माता के मंदिर में दोबारा नतमस्तक होने के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं। जी मनोज, जब ये जुलूस निकाला गया, पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद होगा, परमिशन ली गई होगी, कोई इंटेलिजेंस, कोई कानो कान खबर नहीं मिली कि इस तरह की घटना हो सकती है? जी बिल्कुल, सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर, क्योंकि जो ये ऐलान किया गया था हिंदू संगठनों के द्वारा, ये आज की बात नहीं है, ये लगभग 20 दिन पहले से ये चल रहा था कि ऐसा एक रोष मार्च खालिस्तान के विरोध में निकाला जाएगा। खुद हिंदू नेताओं ने फेसबुक के ऊपर या दूसरे जो उनके माध्यम है उनके जरिए ये ऐलान कर दिया था कि हम लोग ये रोष मार्च निकालेंगे। लेकिन उसके बाद आज इस मार्च को रोकने के लिए या दोनों समुदायों को आमने सामने बिठाकर मसले को हल करने की बजाय कोई काम नहीं किया गया, जिसके चलते जो सिख जथेबंदियां हैं वो भारी संख्या में यहाँ पहुंची और कई किलोमीटर का रास्ता तय करके पूरे शहर में से होते हुए उन्होंने, जब वो श्री काली माता मंदिर परिसर में पहुंची तो लंगर हाल के ऊपर से उनके ऊपर पथराव किया गया दूसरे संगठनों के द्वारा और फिर इनके द्वारा उनको चेतावनी दी गई, आपस में झगड़ा हुआ और पुलिस को बीच में अगर बचाव की भूमिका अदा करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंटेलिजेंसी इनपुट था
ऐसा कुछ हो सकता है, तो प्रशासन को इसको रोकने के लिए पहले से ही काम कर लेना चाहिए था, ऐसा इंतजाम हो जाना चाहिए था। तो आज का जो एक घटनाक्रम है ये भी ना होता। जी चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। पटियाला से सहयोगी मनोज शर्मा फोन लाइन पर जुड़े। मौके पर अब भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन मामला शांत करवा दिया गया है। बड़ी खबर पंजाब पटियाला से। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं बर्निंग बस की। बीकानेर से खबर है, लोक परिवहन की बस में यहां आग लग गई। सवारियों से भरी बस के इंजन में यहां आग लग गई। ड्राइवर ने बस को रोककर सवारियों को उतारा। दमकल की टीम ने इसके बाद आग पर काबू पाया। बीकानेर से पोखरण बस जा रही थी। उर्मूल सर्किल के पास यह हादसा हुआ। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बूंदी में नाबालिग से रेप और हत्या के 4 महीने पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने आरोपी सुल्तान भील और छोटू लाल पर 1,20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर महावीर सिंह का दावा है कि राजस्थान ही नहीं, देश का यह पहला मामला है जब पॉक्सो कोर्ट ने एक साथ एक केस में 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। बता दें, 23 दिसंबर 2021 को बूंदी जिले के बसोली थाना क्षेत्र के काला कुआं के पास जंगल में 15 साल की किशोरी बकरियां चराने गई। तभी दोनों दोषियों ने नाबालिग के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। मामला सामने आने पर 10 थानों की पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को पकड़ा था। इसमें एक 17 साल के नाबालिग को भी पकड़ा गया था। उसका बाल न्यायालय में केस चल रहा है। माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं संपूर्ण न्यायपालिका का आभारी हूँ कि जो हमने कोर्ट में दलीलें पेश की थी और मृत्युदंड की जो मांग की थी दोनों मुलजिमान के लिए, न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की मांग को स्वीकार करते हुए आज दोनों मुलजिमान सुल्तान और छोटे लाल को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का मुझे लगता है कि पहला मामला है जिसमें पॉक्सो कोर्ट द्वारा 2 मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। आर्थिक दंड कितना लगाया गया था? अभी हम फैसला ले रहे हैं और फैसले के अंदर बताएंगे। कुल 1,20,000 रुपये का आर्थिक दंड है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर आजीवन कारावास है और एक सेक्शन ऐसा है जिसके अंदर दोनों 5J के अंदर दोनों मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। जब तक ये मामला खुल नहीं गया तब तक किसी ने पानी तक नहीं पिया। भरी सर्दी की रात, ओस का पड़ना, घना जंगल, जहाँ कोई लाइट व्यवस्था नहीं, कोई नेटवर्क व्यवस्था नहीं, ऐसी स्थितियों में उन अपराधियों को ढूंढना बड़ा काम था। ईश्वर की दया और पुलिस की मेहनत और एसपी साहब का नेतृत्व, उसकी वजह से हम इस केस को खोलने में सफल रहे, मुलजिमों को पकड़ने में सफल रहे। तो 127 दिन में फैसला हो गया जी। 127 दिन नहीं, इसमें समय कम लगता यदि कोरोना नहीं होता। कोरोना की वजह से कोर्ट के जो दिवस थे वो एडजॉर्न थे, नहीं लग पाए थे कोर्ट, इसलिए इसमें इतना विलम्ब हुआ। वरना ये 11-12 पेशियों में ही सारा केस निपट के आ गया है सामने। खुश है इससे? इससे कौन खुश नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ जिस समय पर उस बच्ची की लाश देखी थी, किसी पुलिसकर्मी के यदि रोंगटे खड़े नहीं हुए, तो मैं कह रहा हूँ वो आदमी नहीं। दौसा में गैंगरेप और हत्या के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा के दौरे और उनके बयानों पर राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने पलटवार किया है। अर्चना शर्मा ने इस मामले पर सर्किट हाउस में एसपी राजकुमार गुप्ता और जांच अधिकारी सत्यनारायण से प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुई, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर आसीन पदाधिकारियों की ऐसी बयानबाजी गलत है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा बीजेपी शासित राज्यों में होने वाले अपराधों के बाद मौके पर क्यों नहीं जाती हैं। घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी महिला के साथ कोई ऐसी दुखांतिका होती है तो पूरे समाज पर एक कलंक होता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से घटना घटी और इसके बाद पुलिस के संज्ञान में आया और प्रशासन तत्पर हुआ और उन लोगों को जो कि अपराधी थे उन्हें पकड़ा गया,
मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार की उस प्रतिबद्धता का परिचायक है जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। थानागाजी घटना के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्ट्रिक्ट आदेश दिया था और उसके अक्षरशः पालन दौसा पुलिस ने किया है और उन अपराधियों को पकड़ा गया है। सीकर के बाल सुधार गृह से 8 बाल अपचारी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक इनमें 4 झुंझुनू जिले के और 3 सीकर के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ एक नेपाल का था। फरार होने के बाद पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। इसमें अधिकारियों की पूरी लापरवाही सामने आई है। पुलिस का कहना है कि दिन में चेतावनी देने के बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा गया है। इस बीच बाल अपचारियों के फरार होने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि चैनल गेट खोलकर बाल अपचारी आते हैं और गार्ड को धक्का देकर फरार हो जाते हैं। गार्ड के मुताबिक उन्होंने गार्ड की आंखों में मिर्च भी डाल दी। मैं पिछले 6 महीने से इस बाल सुधार गृह में गार्ड की ड्यूटी पर हूं और शाम को तकरीबन 7:20 के लगभग बच्चा कपड़ा सुखाने बाहर आया, तो वापस कपड़े सुखा के जब वो वापस अंदर में चैनल गेट को खोला और अंदर करने जा रहा था, तभी पीछे से 7 लड़के भाग के आए और मेरे धक्का दिया और मेरे जो साथी गार्ड को थे वो अंदर थे, वो बाहर आ रहे थे, उनके धक्का दिया और आंखों की तरफ मिर्ची फेंकी और वो फरार हो गए। और इसके बाद में मैंने इसकी सूचना अपने अधीक्षक महोदय को दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक। कई विभागों के कामकाजों की समीक्षा की। ऊर्जा, जलदाय, डीएमएनआर और गोपालन से जुड़े मुद्दों पर बैठक हुई है। संबंधित विभागों के मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक से संभागीय आयुक्त और कलेक्टर सीबीसी से जुड़े। कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक की। ऊर्जा, जलदाय, डीएमएनआर और गोपालन से जुड़े मुद्दों पर यह बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समीक्षा बैठक। संबंधित विभागों के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। टोंक के मालपुरा में भी विधायक कन्हैया लाल चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बिजली कटौती बंद करने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने शहर के डाक बंगले से एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली, जहां उन्होंने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जनता बिजली की कटौती से परेशान हो रही है। हमारे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, लगभग 15 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। इसके लिए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि आज राज्यपाल के नाम राज्य सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं कि ये व्यवस्था सुचारू करे और बिजली कटौती की वजह से जितने भी हमारे बिशनपुर के पंप हाउस हैं उन पे प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं होने से हमारी टंकियाँ खाली पड़ी है, उसकी वजह से पानी की भी दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से इस बार चारे की किल्लत की वजह से हमारे जानवरों को कई जैसे किसान भी परेशान है और जो सूने जानवर उससे परेशान, उनके लिए चारे की व्यवस्था, चारा डिपो खोलने के लिए भी हमने इसमें मांग की है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती के विरोध में जैसलमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जीएसएस कार्यालय पर धरना दिया और विद्युत निगम के साथ साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये धरना प्रदर्शन बीजेपी के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा के नेतृत्व में किया गया। यहां आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से ग्रामीण क्षेत्रों में दिन और रात दोनों समय में बिजली की कटौती हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। मौसम और ये मौसम में बिजली की कटौती करना आज भारतीय जनता पार्टी रोड़ा माथे उतरी है, ऑफिसों में घेर रही है। ये कारण कि गांव गांव रे में यहाँ आवाज हर घर आवाज आई है कि अभी पूरे गांव रे में परेशान है। त्रै मचोड़ी है, चाहे कोई हॉस्पिटल है, चाहे कोई गांव है, चाहे कोई शहर है। बिजली की कटौती ये गर्मी में करना न्याय संगत नहीं है। बहुत ज्यादा कटौती है जैसलमेर जिले में, ग्रामीण क्षेत्र में भी कटौती है, शहर में भी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर आज कांग्रेस सरकार को याद दिला रही है। आपने वादा खिलाफी किया, आपने वादा किया था युवाओं को रोजगार, बिजली बिल नहीं बढ़ाएंगे और किसानों को रोजगार देंगे, कर्जा माफ करेंगे, वो सब याद दिला रहे। अगर जो आपने टाइम पे बिजली का पूरा भुगतान नहीं किया
तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज पूरे राजस्थान में बिजली के जीएसएस पर सभी पार्टी के कार्यकर्ता धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सरकार को चेताने के लिए कि तुमने हमारे साथ में वादा किया था कि हम ना तो बिजली के रेट बढ़ाएंगे और 24 घंटे बिजली देंगे, ये अपने वादा को भूल गए हैं। इनको वादा याद दिलाने के लिए जनता इनको याद दिला रही है। आज जिनकी सोच है उस हिसाब से देखा जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर बिजली के हाय लगी हुई है। रबी के फसल में लोग परेशान हुए, किसान परेशान हुए, आज आमजन परेशान है सिर्फ बिजली के कारण। बिजली के कारण पेयजल योजना लटखड़ाई हुई है, बिजली के कारण विद्यार्थी परेशान है। और अब बात करौली की। प्रदेश में चल रही बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिले के जीएसएस ग्रिड स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा जिला महामंत्री धीरेन्द्र बैंसला के नेतृत्व में ये धरना दिया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली व्यवस्थाओं को सुधारने, बिजली कटौती को बंद करने और बार बार ट्रिपिंग की समस्या का समाधान करने की मांग की है। आज वर्तमान सरकार के विरोध में, अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी के आह्वान पर संपूर्ण राजस्थान पर 132 जीएसएस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 9 से 11 प्रदर्शन और धरना देंगे। धरना चल रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्त राजस्थान में 132 जीएसएस जितने भी हैं उन सब पर पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं अघोषित विद्युत कटौती को लेकर। वर्तमान में जो परिस्थिति, भयंकर गर्मी में आपने विद्युत अघोषित कटौती कर रखी है, विद्यार्थियों की एग्जाम चल रही है, वो परेशान है, किसान इस बिजली कटौती को लेकर परेशान है, आम आवाम इस राजस्थान की सरकार से परेशान है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन, धरना 9 से 11 चल रहा है संपूर्ण राजस्थान में। और खबर दौसा से आपको बता दें, बीते दिनों किडनैप हुआ छात्र अनमोल अरोड़ा घर वापस लौट आया है। पुलिस ने अनमोल को सीकर के खंडेला क्षेत्र से दस्तयाब किया। पुलिस पूछताछ के दौरान अनमोल ने बताया कि किडनैपर्स ने ना तो उससे और ना ही उसके परिजनों से पैसों की डिमांड की, बल्कि अपहरण करने के बाद आरोपियों ने अनमोल को सीकर के खंडेला के एक होटल में रखा था। आपको बता दें, दौसा एसपी ने एसआईटी का गठन कर करीब 200 पुलिस के अधिकारी और जवान इस मामले में शामिल किए थे। बताया जा रहा है कि इस अपहरण केस में करीब 5 से 6 आरोपी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस सभी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस का प्रयास रहा, शुरू से ही बहुत अच्छा रहा। मेरे फोन करने के तुरंत बाद ही पुलिस 5 मिनट के अंदर सक्रिय हो गई। उसके बाद में बांदीकुई में एसपी साहब भी पधारे, डीएसपी साहब भी पधारे, जो भी आला अधिकारी हैं वो पधारे हैं। उसके बाद में आईजी साहब भी बांदीकुई में पधारे हैं, उन्होंने आकर के पूरी सिचुएशन की जानकारी ली है। उसके बाद आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे कलेक्टर साहब भी इस जानकारी के लिए आए हैं और पूरा प्रशासन की तरफ से मुझे पूरा सहयोग मिला है। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे कई गुना मुझे प्रशासन ने सहयोग दिया है। दोपहर करीब 1 बजे अनमोल अरोड़ा सन ऑफ श्री मनीष अरोड़ा कॉलेज से अपने घर जा रहा था। घर के पास में एक बेलेनो कार में सवार 5 बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। हमने हमारे एडिशनल एसपी साहब लालचंद जी कायल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।